वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबको फिलोसफी एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गुड मॉर्निंग सबको। आज हम लोग फिलोसफी का जो इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक का कॉन्सेप्ट है उसके बीच क्या अंतर है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट बना के रखे हम जिसमें डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक का जो अंतर है वो डिटेल्स में बोला गया है। आगे जाके इसके ऊपर थोड़ा एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक। इसमें हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे आप उस लैंग्वेज से रन कीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फीचर्स क्या है डिडक्टिव आर्गुमेंट और डिडक्टिव लॉजिक का। पहले हम थोड़ा बता दे रहे हैं आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव ये शब्द का मीनिंग क्या है। देखो, डिडक्टिव ये शब्द जो है, डिडक्टिव ये जो टर्म है ना, इसका मीनिंग है फर्स्ट जो प्रेमिस रहेगा वो 100 मतलब यूनिवर्सल होगा। ठीक है, इसमें इसमें से ड्रॉ करके हम लोग एक सब्सटेंस और इंसान और एनीथिंग 100 में जिसके बारे में बताया जाएगा उन्हीं में से एक के बारे में बोलेंगे। आगे जाके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जो वही एक आदमी और एक चीज़ के बारे में, मतलब जो हुआ ना 100 से आप 1 तक आओगे। तो 100 में से आप 1 के बारे में बोलोगे तो इट इज़ डेफिनेटली बी ट्रू, मतलब वैलिड होना ही होना है इसको। और इंडक्टिव आर्गुमेंट कैसा होता है, देखो, इंडक्टिव इंडक्टिव में क्या बताया जाता है। इंडक्टिव में पहले मानो राम के बारे में जाना गया, पहले राम के बारे में बताया गया आपको, उसके बाद श्याम के बारे में, उसके बाद जदू के बारे में, हाँ, जदू के बारे में, उसके बाद मधु के बारे में। ऐसे ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 करके आपको 10 से 20, 20 से 30 तक आपको बताया गया। आगे जाके कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे, आगे जाके कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे, 100 में कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे, मतलब यूनिवर्सल सेंटेंस लास्ट में जाके हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यूनिवर्सल सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब जो बात है ना, देखो, एक एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो एक बार देख लो, आपको आई थिंक दैट विल बी क्लियर फॉर एवरीवन। इसमें क्या हो रहा है, जब डिडक्टिव होता है ना इस तरफ डिडक्टिव और मान लो इस तरफ इंडक्टिव है, जो है ना, हम पूरा नहीं लिखे, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट में जो फर्स्ट प्रेमिस रहेगा वो 100 मतलब यूनिवर्सल। तो सही से लिखना है, यूनिवर्सल। ठीक है, और इंडक्टिव में क्या होता है, फर्स्ट जो प्रेमिस होते हैं वो पार्टिकुलर होते हैं, CULAR। ओके, पार्टिकुलर, PARTICULAR, पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर मतलब एक के बारे में बताया जा रहा है। पार्टिकुलर सेंटेंस से कंक्लूजन जब ड्रॉ होता है उसमें यूनिवर्सल सेंटेंस तक पहुंचने के बारे में बताया जा रहा है। यूनिवर्सल सेंटेंस को ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है। और डिडक्टिव में यूनिवर्सल सेंटेंस से जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उसको पार्टिकुलर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सिर्फ कंप्लीट आप सोच लीजिए, इतना तो हम आपको बता दिए। आगे एक एक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर 100 के बारे में बताया जा रहा है तो मतलब इसका जो विस्तार है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसका जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा है। इसमें से अगर एक में आएगा, सिंगल कॉन्सेप्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, तो मतलब ये जो इतने दूर से इतने दूर तक फैला हुआ है
इसके अंदर में ही ना ये घुस जाएगा। इसी कारण से बोला जा रहा है डिडक्टिव आर्गुमेंट का जहाँ से स्टार्ट होता है और कंक्लूजन हम लोग जहाँ ड्रॉ करते हैं, ये इसका व्यापकता बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट प्रेमिस जो है उसका व्यापकता बहुत ज़्यादा होता है और कंक्लूजन का व्यापकता कम होता है। इसी कारण से एक डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है और डिडक्टिव लॉजिक जो है ये ज़्यादातर वैलिड होता है इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय रूल्स। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए तो इट ऑलवेज बी वैलिड, ऑलवेज बी वैलिड। ओके, क्यों? क्योंकि 100 से 1 में आ रहे हैं ना हम लोग, 100 से 1 में आ रहे, यूनिवर्सल से पार्टिकुलर में आ रहे, और यूनिवर्सल में जो है जितना सारा चीज़ के बारे में और जितना जितना आदमी जितना सब्सटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसी में से एक के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तो सिंपल सी बात हुआ ना, ये तो ट्रू होगा ही और ये वैलिड होना ही है। इसी कारण से डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है इसको बोला जाता है ये निश्चित होते हैं और इसका जो कंक्लूजन है ये हमेशा ही वैलिड होने का चांस ज़्यादा रहता है। और जो इंडक्टिव आर्गुमेंट है ना, इसमें पहले पार्टिकुलर सेंटेंस जो है, पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है, पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में, ऐसे ऐसे करके एक एक करके जाते हैं। ऐसे चलते चलते यूनिवर्सल सेंटेंस ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन में जाके एक यूनिवर्सल सेंटेंस को ड्रॉ कर रहे हैं। यूनिवर्सल सेंटेंस से कभी भी, यूनिवर्सल सेंटेंस से आपको कभी भी जो सत्यता है, वैलिडिटी है और जो ये आपको नहीं मिलेगा। इंडक्टिव लॉजिक में ये वैलिडिटी जो है ये नहीं मिलता है, हमेशा एक डाउटफुल कंडीशन में रहता है, डाउटफुल कंडीशन में रहता है। इसका जो कंक्लूजन है ना ये हमेशा डाउटफुल कंडीशन में रहेगा। तो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर फॉर यू। चलो हम लोग थोड़ा इसका जो मैंने डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं। फीचर्स में क्या बताया गया? फर्स्ट में डायरेक्शन, दिशा, जनरल टू पार्टिकुलर, सामान्य से विशेष की तरफ जाता है। डिडक्टिव आर्गुमेंट अभी बोले ना, यूनिवर्सल से पार्टिकुलर जाता है। और इंडक्टिव में क्या होता है? पार्टिकुलर टू जनरल। कंक्लूशन, सर्टेनिटी, सर्टेन एंड लॉजिकली नेसेसरी, निश्चित और तार्किक रूप से अनिवार्य होते हैं। ठीक है। और इंडक्टिव में क्या होता है? प्रोबेबल हो जाता है, लाइकली, संभावित। पहले हम बोले आपको तो डिटेल में हम पहले बता दिए इसी कारण से। प्रेमिसेस एंड कंक्लूशन, इफ प्रेमिसेस आर ट्रू देन कंक्लूशन मस्ट बी ट्रू। मतलब अगर प्रेमिसेस ऑल will be true or is true or are true then the conclusion must be true। क्योंकि ट्रू से तो ट्रू ही निकलता है ना, ट्रू से ट्रू ही निकल के आता है। इसमें क्या बताया जा रहा है? इवन इफ द प्रेमिसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मे और मे नॉट बी ट्रू, मे और मे नॉट बी। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हम एस्ट्रिक दे के रख रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। डिडक्टिव आर्गुमेंट में प्रेमिसेस ट्रू होने के साथ साथ कंक्लूजन जो है वो ट्रू होने का चांस बहुत ज़्यादा है उसका। और इंडक्टिव आर्गुमेंट में प्रेमिस ट्रू हो या ना होने से भी इसका जो कंक्लूजन है ये ट्रू होने का चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या बताया जा रहा है? देखो बेस में क्या बोला जा रहा है? बेस ऑन लॉजिकल रूल्स। ये जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है ये लॉजिकल रूल्स के आधार पे बनाया जाता है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इंडक्टिव लॉजिक कैसे हम लोग सजाते हैं, सजा के उसको लिखते हैं, उसका फॉर्म कैसे गठन होता है? वो होते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के द्वारा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑल मेन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, सो सोक्रेटिस आर मॉर्टल। इसको अगर आप सजा के लिखोगे तो ये फर्स्ट प्रेमाइसिस, इट्स ऑल मेन आर मॉर्टल विल बिकम एज ए first premises, Socrates is a man, it will come as a second premises, and so Socrates is mortal, this sentence will come as a conclusion. Okay, so this is the very beautiful example of a deductive argument.
सो लेट्स डू, देखो इसमें इंडक्टिव लॉजिक का भी एक आर्गुमेंट दे के रखे एग्जाम्पल के तौर पे। राम इज अ गुड स्टूडेंट, श्याम इज अ गुड स्टूडेंट, देयरफॉर ऑल स्टूडेंट्स आर गुड। इज इट ट्रू ऑल स्टूडेंट्स आर गुड? नो, इट इज नॉट ट्रू, नो। दैट्स वाई राम हो सकता है एक अच्छा स्टूडेंट है, श्याम भी हो सकता है एक अच्छा स्टूडेंट है, मगर यूनिवर्सली वी इफ वी विल बी टेलिंग दैट द ऑल स्टूडेंट विल बी गुड बिकॉज राम इज गुड एंड द श्याम इज गुड, सो द यूनिवर्सल सेंटेंस मतलब जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया वो पूरा हद तक सच नहीं हो सकता। इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स, नो। हर एक स्टूडेंट के बारे में ये बात बोला नहीं जा सकता। ओके, फील्ड ऑफ यूज, इसका यूज कैसे होता है? कॉमन इन मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी एंड लॉजिक। डिडक्टिव आर्गुमेंट कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है? डिडक्टिव आर्गुमेंट मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, फिलोसॉफी में यूज होते हैं और लॉजिक में यूज होता है। इंडक्टिव आर्गुमेंट कॉमन इन साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल साइंस। ठीक है, ये यूजेस के आधार पे भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, तो यू शुड बी रिकॉल ऑल दिस। ओके, याद रखिएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा। हाँ, आर्गुमेंट टाइप, वैलिड और इनवैलिड, देयर विल बी टू टाइप इन डिडक्टिव आर्गुमेंट। क्या क्या होता है? एक वैलिड हो सकता है और इनवैलिड हो सकता है। और आर्गुमेंट टाइप में इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, चलो आगे। और लास्ट एक फीचर्स है, क्या है? देखो, इसमें बताया गया है जो फॉर्म जो सजाया जाता है ना, किस फॉर्मूला को देख के ये सजाया जाता है, इसका फॉर्म क्या है? डिडक्टिव आर्गुमेंट, इट्स अ फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। Structured, why it is called structured? Because the form is pre-decided. Form is pre-decided and the formal means it has some rules. You should be follows those all rules and make or set up or the writing would be within a structure. Huh? The argument or the argument or the statements they will be giving you, you will be set up this according to the rules and structure. Okay, और इंडक्टिव आर्गुमेंट इनफॉर्मल होता है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एज सच कोई फिक्स्ड किया हुआ नहीं है और कोई स्ट्रक्चर भी इसमें फिक्स नहीं है, उस स्ट्रक्चर को ही आपको फॉलो करना है ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी कारण से इंडक्टिव लॉजिक जो है ये फॉर्मल होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, अनौपचारिक और लचीला फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, चलो आपके पास ये इंफॉर्मेशन हिंदी में भी अवेलेबल रहा और इंग्लिश में भी रहा, आप थोड़ा अपने हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा एमसीक्यू रीड कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम निगमन तर्क किस दिशा में चलता है? आंसर क्या है? जनरल टू पार्टिकुलर। हम जब आपको समझा दिए थे उसमें भी बोले थे यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम किस तरफ से किस तरफ जाता है? पार्टिकुलर से लेके जनरल तक चलता है ना। डिडक्टिव कंक्लूशंस आर ऑलवेज, डिडक्टिव कंक्लूशन क्या होता है? आर ऑलवेज सर्टेन। इंडक्टिव कंक्लूशन यूजुअली प्रोबेबल, संभाव्य होता है। डिडक्टिव लॉजिक इज डिडक्टिव लॉजिक किसके ऊपर बेस्ड होता है? लॉजिकल नेसेसिटी के ऊपर, लॉजिकल नेसेसिटी के ऊपर। ठीक है, लास्ट इंडक्टिव लॉजिक को क्या बताया जा रहा है? इंडक्टिव लॉजिक इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। द सी नंबर इज आंसर। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के आधार पे इसको सजाया जाता है और सेटअप किया जाता है। इसका जो विचार होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होके। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग का एक एग्जाम्पल देने के लिए बोला गया है। इसमें देखो बहुत सारा एग्जाम्पल, ए बी सी डी चारों एग्जाम्पल है। डी में नान है, सी में एक एग्जाम्पल है, बी में एक एग्जाम्पल है और ए में एक एग्जाम्पल है। ए का एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज ह्यूमन, सो सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ठीक है, दिस इज द राइट सेटअप फॉर द डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, विच इज
an example of inductive reasoning? Which is an inductive reasoning example of? तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? इंडक्टिव में all observed metal conduct heat, so all metal conduct heat. अच्छा, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है. Which example and inductive arguments is reasoning? ये जो एग्जाम्पल इसमें दिया है, इसमें थोड़ा कहीं भी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है. ठीक है, इसको छोड़ दो. हम आपको वो एग्जाम्पल बताए थे ना, जो राम के बारे में. राम इज गुड स्टूडेंट. Ram is good student. Shyam is good student. Shyam is good student, and therefore all student would be good. All student are good. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9. Which gives certain conclusion? Certain conclusion कौन देता है? डेफिनेटली डिडक्टिव आर्गुमेंट देता है. देखो 10 नंबर क्वेश्चन. Which gives probable conclusion? Which gives probable conclusion? Probable conclusion कौन देता है? इंडक्टिव आर्गुमेंट देता है. इंडक्टिव लॉजिक इज मोस्टली यूज्ड इन. इंडक्टिव लॉजिक कहाँ पर यूज होता है? साइंस में. डिडक्टिव लॉजिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है. डिडक्टिव लॉजिक इज यूज्ड मोस्टली यूज्ड इन कहाँ पे? मैथमेटिक्स में, फिलोसफी में और लॉजिक में. विच इज मोर एम्पिरिकल इन नेचर. ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव है, इस इन दोनों में किसको आप एम्पिरिकल मतलब अनुभवजन्य ये बोलोगे? ये तो इंडक्टिव, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पे बनता है. चलो नेक्स्ट. विच इज मोर फॉर्मल एंड रूल बेस्ड? दोनों में से कौन सा लॉजिक है जो फॉर्मल होते हैं और रूल बेस्ड होते हैं? उसमें बताया जा रहा है ये जो दो है, उसमें डिडक्टिव जो है, डिडक्टिव लॉजिक, उसमें फॉर्मली हम लोग बहुत सारा रूल्स मानते हैं और फॉर्मली इसको सेटअप भी करते हैं. ऑल ए आर बी, सी इज ए, देयरफॉर सी इज बी. ये कौन सा एग्जाम्पल है? कौन सा माने डिडक्टिव है या इंडक्टिव है? डेफिनेटली डिडक्टिव है. डेफिनेटली इट विल बी गोज ऑन विद डिडक्टिव आर्गुमेंट. ओके, बिकॉज ऑल से स्टार्ट हुआ है. ऑल फर्स्ट प्रेमिसेस है और ऑल से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, लास्ट में देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो. दिस 100 birds can fly, so all birds can fly. तो देखो ये 100 birds के बारे में बताया जा रहा है. उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है जहाँ पे 100 बर्ड के बारे में नहीं बोला गया, 100 पक्षियों के बारे में नहीं बोला गया. इस दुनिया का, इस पृथ्वी का जितना पक्षी है उसके बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है. तो आप 100 को देख के कभी भी यूनिवर्सली एक कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हो ना. अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? वो इंडक्टिव हो जाएगा. ठीक है. विच रीजनिंग इज मोर अनसर्टन? विच रीजनिंग इज मोर अनसर्टन? कौन सा रीजनिंग बहुत ज़्यादा अनसर्टन है? इंडक्टिव जो होते हैं, इंडक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन होते हैं. विच रीजनिंग फॉलोज स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर जो बनाना है उसका जो एक सेटअप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. किसमें? डिडक्टिव आर्गुमेंट में. विच लॉजिक यूजेस सिलोगिज्म? कौन सा लॉजिक में ये सिलोगिज्म यूज होता है? डिडक्टिव में. विच लॉजिक इज मोर यूजफुल इन साइंटिफिक हाइपोथेसिस बिल्डिंग? साइंटिफिक हाइपोथेसिस को बनाने में कौन सा लॉजिक यूज होता है? उसमें इंडक्टिव लॉजिक यूज किया जाता है. ठीक है, देखो आगे. प्रेमिसेस प्लस लॉजिक इज इक्वल टू कंक्लूजन. फिट विच लॉजिक? ये जो सेटअप है ये किस लॉजिक के लिए यथार्थ होते हैं? ये डिडक्टिव आर्गुमेंट के लिए यथार्थ होता है. आगे ऑब्जर्वेशन प्लस पैटर्न
ये इंडक्टिव के लिए ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन है ना, और इसमें क्या था, प्रेमिसेस था। प्रेमिसेस बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। विच लॉजिक इज प्रेफर्ड इन लीगल आर्गुमेंट, विच लॉजिक इज प्रेफर्ड, कौन सा लॉजिक, डिडक्टिव आर्गुमेंट। लीगल प्रोफेशन में हाँ, ये कानूनी जो लॉयर लोग जो बातें करते हैं उसका जो सेटअप होता है, सेंटेंस का जो सेटअप होता है वो डिडक्टिव होते हैं। विच लॉजिक इज स्ट्रॉन्गर इन थियोरिकल मैथमेटिक्स, कौन सा लॉजिक को यूज किया जाता है, डिडक्टिव। इंडक्टिव लॉजिक हेल्प इन ऑल ऑफ देम। इंडक्टिव लॉजिक कैसे मैंने जो इंडक्टिव लॉजिक है उसका जो हेल्प है हम लोग कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म में, फाइंडिंग फैक्ट, बिल्डिंग थ्योरीज एंड ऑब्जर्विंग पैटर्न्स। हाँ, ये सब क्षेत्र में ये इंडक्टिव लॉजिक हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, चलो आज ये 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। इसके आगे आपको अगर लगे फिलोसफी का कोई भी नोट्स आपको चाहिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप बैठ रही हो, तो आपको अगर लगे फिलोसफी का कोई भी नोट, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हो या स्कूल में पढ़ रही हो या यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का या ऑनर्स का और पास कोर्स में पढ़ रही हो, कहीं भी आप पढ़ रही हो, आपका कोई नोट्स इमरजेंसी चाहिए या नहीं तो कोई लॉजिक में आपको डाउट हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन के लिए आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल करके बता सकते हो, या नहीं तो इस चैनल में जाके आप एक कमेंट में जाके आपका जो प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए। हमसे जितना हो सके आपका हेल्प करने के लिए हम ज़रूर वो सॉल्यूशन करके एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, मतलब नोट्स चाहिए, वो भी आप हमको इन्फॉर्म कीजिए, आपको सही से वो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज इतना दूर। हाँ, आप सब पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।